हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। एक कमरे के कोने में रखे पुराने पंखे की घूं घूं के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टूटी लकड़ी की खिड़की से आने वाली हवा में गर्द की हल्की बू घुल गई थी। मनाहिल ने जल्दी से अपनी माँ के लिए चारपाई के करीब पानी का प्याला रखा और तेजी से भागती हुई अपने भाई के पास पहुंची, जो व्हील चेयर पर बैठा खिड़की के बाहर अंधेरे को घूर रहा था। अपना आप इतना बुरा लग रहा था कि उस जवान इंसान के होते हुए माँ बाहर धक्के खा रही है। अम्मी आ गई? किसी ख्याल के तहत भाई ने मध्यम आवाज में पूछा। हाँ भाई, अभी बस दरवाजा बंद कर रही हैं, मनाहिल ने कहा और भागती हुई कमरे के दूसरे हिस्से में गई। मनाहिल उसके जज्बात बहुत अच्छे से समझती थी। माँ थकी हारी दरवाजे के करीब आकर बैठ गई थी। हाथों की हड्डियां साफ झलक रही थी। चेहरे पर दिन भर की मुशक्कत के आसार नुमायां थे। मालकन काम भी तो गधे की तरह करवाती थी और फिर नौकर इंसान क्या ही मना करे। मनाहिल ने फौरन उनके हाथ से थैला पकड़ा और पानी का प्याला उनके लबों से लगा दिया। अम्मी, आप मुझे नौकरी करने की इजाजत क्यों नहीं देती? मनाहिल के लहजे में जिद भी थी और इल्तिजा भी। दोनों बहन भाइयों ने माँ की जानिब देखा, जिनकी हड्डियां अब जवाब दे चुकी थीं। माँ ने प्याला पीकर लंबी सांस ली और थके हुए लहजे में बोली, बेटी, तुम्हें नहीं पता इस मुआशरे की भूखी नजरें कैसी हैं। औरत का बाहर निकलना आसान नहीं। जब तक इन हड्डियों में जान है, मैं तुम्हें किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। मुझे लोग अब क्या ही छेड़ेंगे, मेरी तो अब उम्र गुजर चुकी है। मनाहिल ने झट से जवाब दिया। अम्मी, मैं कोई ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। मोहल्ले के करीब ही एक पार्लर वाली से बात हुई है। बाजी बहुत अच्छी हैं, कहने लगी तुम्हें दुगने पैसे दे दूंगी, बस दिल लगाकर काम करने वाली चाहिए। वो कह रही थी कि हुनर सीख लो और फिर ऐश करोगे। अम्मी, इतने पैसे तो हो ही जाएंगे कि हम कमेटी डालकर भाई की टांगों का इलाज करवा सकें। आजकल नकली टांगे लग जाती हैं। भाई कमाने लगेंगे तो बोझ हट जाएगा। ये सुनकर व्हील चेयर पर बैठा भाई चौंक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, मगर वो खामोश रहा। क्या उसके ख्वाबों को फिर से पर लग सकते हैं? माँ ने एक नजर अपने बेटे पर डाली और फिर मनाहिल की तरफ देखकर बोली, बेटी, तुम समझती हो कि माँ के दिल को सुकून मिलेगा अगर वो अपनी जवान बेटी को बाहर भेजे? लोग बातें बनाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तुम मासूम हो, दुनिया की चालाकियों को नहीं जानती, हर किसी पर भरोसा करके बैठ जाती हो। मनाहिल की आवाज भर आ गई, मगर उसने हिम्मत ना हारी। अम्मी, अगर हमने ऐसे ही बैठे रहना है तो भाई का इलाज कैसे होगा? आपके कंधे कब तक सह पाएंगे? आप दिन भर मुशक्कत करती हैं। वो औरत आपको कितनी ही सुना देती है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून ये होगा कि आपको थोड़ा आराम मिले और भाई फिर से खड़ा हो सके। फिर मैंने कौन सा सारी जिंदगी नौकरी करने का कहा है? सिर्फ 1 साल नौकरी करके भाई की टांगे लगवा देंगे। माँ ने गहरी नजर बेटी के चेहरे पर डाली। मनाहिल की आंखों में हल्की नमी थी, मगर साथ ही एक अज़म भी था। अम्मी, मैं वादा करती हूँ, पार्लर में सिर्फ काम करूंगी, बाल संवारूंगी, नेल पॉलिश लगाऊंगी, सफाई करूंगी, बस इतना ही। कोई बुरा काम नहीं होगा, आप खुद चलकर देख लें। माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे अब्बा होते तो कभी ये दिन ना देखना पड़ता। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें कैसे उस राह पर जाने दूं जिसकी आखिर का पता ही नहीं। मनाहिल ने नरमी से माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, मैं आपके बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। आप कल मेरे साथ चलें, खुद देख लें। अगर जरा सा भी शक हुआ तो मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगी। ये सुनकर माँ खामोश हो गई। लम्हा भर को कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ व्हील चेयर की हल्की सी चुरचुराहट सुनाई दे रही थी। भाई ने पहली बार बात की। अम्मी, अगर मनाहिल की बात सुन लें तो बुरा नहीं होगा। मैं रोज रात को सोचता हूँ कि अगर मैं फिर से चलने लगूं तो आपका बोझ कम हो जाएगा। मेरा दिल कुढ़ता है। उसकी आवाज लरज रही थी। माँ ने बेटे की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है,
कल मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ने जाऊंगी, लेकिन याद रखना मेरी बेटी, ये माँ अपनी जान की कसम खाकर कहती है कि अगर मुझे जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो तुम्हें वहां से फौरन हटा लूंगी। अगर तुझे एक मिनट भी टेढ़ी आंख से देखे तो वापस घर को आ जाना। मुझ में बेटी का गम देखने की हिम्मत नहीं है। मनाहिल की आंखों में खुशी की नमी तैरने लगी। उसने मां के गले लगकर कहा, अम्मी आप देखना सब अच्छा होगा, हम जल्द ही भाई का इलाज कराएंगे। भाई को भी जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। साल तक उसकी टांगें ठीक हो सकती थी, बेटा चल फिर सकता था, फिर से काम को लौट जाएगा। अगले दिन सुबह सवेरे मां ने खुद मनाहिल का दुपट्टा ठीक किया और उसका हाथ थामकर गली से बाहर निकली। चंद गलियां पार करने के बाद वो उस पार्लर के सामने पहुंची जहां रंगीन रोशनियों और आईनों के अक्स से हर चीज जगमगा रही थी। पार्लर वाली ने मां को देखते ही एहतराम से सलाम किया। मां ने सख्त लहजे में कहा, मेरी बेटी बहुत मासूम है, अगर काम में कभी कोताही हो तो डांट दीजिएगा, लेकिन इस पर बुरा भला मत कहिएगा और इसका ध्यान रखिएगा। पार्लर वाली ने फौरन हामी भर ली। फिक्र न करें बीबी जी, आपकी बेटी मेहनती लगती है, मैं खुद इस पर नजर रखूंगी। मनाहिल ने मां की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मां के चेहरे पर अभी भी फिक्र के बादल छाए हुए थे, मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक किरण जगमगाने लगी थी। मनाहिल का मासूम दिल तो ख्वाब देखने लगा था, अपने भाई के चलने के ख्वाब। उसे इसके अलावा किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी। चंद दिनों में ही मनाहिल ने अपनी लगन और मेहनत से सबके दिल जीत लिए। खवातीन उसके हाथों का काम पसंद करने लगी। हर कोई कहता ये लड़की तो बहुत नेक नियत और दिल लगाकर काम करने वाली है, मगर उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि उसी पार्लर की चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो उसकी आने वाली जिंदगी को बदल कर रख देंगे। मनाहिल को पार्लर में काम करते हुए पूरा 1 महीना गुजर गया था। उसने बहुत तेजी से सारे काम सीख लिए। पार्लर वाली भी उससे बहुत खुश थी। कहने लगी, अगर तुम मेरा एतमाद जीत लो तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस में शामिल कर लूंगी। वहां की समझ अगर तुम्हें आ गई तो तुम्हारे भाई की एक टांग 1 महीने में लग सकती है। महीने की मेहनत से जो पहली बार उसके हाथ में तनख्वाह आई तो वो सीधी घर पहुंची। न जाने कितनी मर्तबा वह उन नोटों को गिन चुकी थी। वो नोट उसके भाई के इलाज पर लगने थे। नोट मां के हाथ पर रखते हुए उसने खुशी से कहा, अम्मी देखें, ये सब मैंने कमाए हैं। अगर हम ऐसे ही जमा करते रहे तो साल के अंदर अंदर भाई का इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था ना कि मसनूई टांग लग सकती है, फिर भाई भी कमा सकेंगे। वैसे तो मुझे पार्लर वाली ने कहा है कि वो अपना कोई बिजनेस भी करती है। अगर मैं मेहनत से काम करूं तो वो मुझे उस बिजनेस में शामिल कर लेगी, वहां पैसा भी ज्यादा है। मां की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी लहराई। उन्होंने नोटों को दोनों हाथों में उठाया और कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची की मेहनत रंग ला रही है। भाई ने भी मुस्कुराकर बहन की तरफ देखा, लेकिन आंखों में छुपी बेबसी वो खुद ही जानता था। बहुत जल्द वो अपनी बहन का कर्ज उतार देगा। मोहब्बत का कर्ज उतारना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो उसे घर की 4 दीवारी में महफूज कर सकता है। बाहर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगले दिन हमेशा की तरह मनाहिल दिल लगाकर पार्लर पहुंची, मगर आज का माहौल अजीब था। वहां अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं। कुछ लड़कियां आईने उतार रही थी, कुछ कागज लपेट रही थी, कोई मोबाइल छुपा रहा था, कुछ ने अंदरूने तहखाना में जाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उसके छोटे दिमाग में ये बात ना आ सकी कि कोई खतरा उसके करीब मंडला रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मनाहिल ने दबे हुए लहजे में अपनी साथी लड़की से कहा। लड़की ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अंदरूनी मुरम्मत हो रही है। कस्टमर्स को 2 दिन के लिए रोका गया है। मुरम्मत? लेकिन ये सब लोग ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? मैंने तो बाहर कोई सामान नहीं देखा। रेत और सीमेंट कहां से आया? कस्टमर आना क्यों बंद हो गए? मनाहिल ने उलझते हुए फिर पूछा। इससे पहले कि कोई जवाब देता, अचानक जोर से दरवाजा खुला।
पुलिस के जूतों की आवाज गूंजी और सब लड़कियां एकदम चीख पड़ी। पुलिस रेड! कोई चिल्लाया। मनाहिल के दिमाग में एक साया आकर गुजरा, लेकिन वो अब भी कुछ समझ ना पाई। मनाहिल का दिल धक से रह गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे, मगर एक ही जगह पत्थर की तरह जम गई। कोई बाहर ना निकले। दरवाजे पर खड़ा एक कड़कदार लहजे वाला अफसर धाड़ा। ये इंस्पेक्टर वजदान था। और तूने इसे भी धक्के मारना शुरू कर दिए? किसी ने पकड़कर लाइन में किया तो वहीं जम गई। पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने सख्त नजरों से पूरे हॉल को घूरा। सब लाइन में खड़े हो जाओ। लड़कियां एक दूसरे को धक्के देती कतार बनाने लगी। कुछ के चेहरे पर खौफ था और कुछ के होंठ कपकपा रहे थे। वजदान आगे बढ़ा और स्टाफ से कागजात छीनने लगा। ये सब धंधा यहां चल रहा है, उसने गुस्से से कहा। मनाहिल के करीब खड़ी बाजी ने उसे बाजू से पकड़कर धीरे से कहा, चुप रहना, कुछ मत बोलना, बस खड़ी रहो। मनाहिल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहां ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस, अम्मा, भाई, बस टूटे फूटे अल्फाज, 3 लफ्ज मुंह से निकले। इंस्पेक्टर वजदान ने एक एक को हथकड़ी लगानी शुरू की। किसी को भागने का मौका नहीं दिया गया। शोर बढ़ता जा रहा था। लड़कियां रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं, कुछ कहने लगी हम इस औरत की बातों में आ गए थे, हमें वापस घर जाना है। लेकिन वजदान ने उन्हें धाड़ कर खामोश करवा दिया। चुप, अब तुम में से किसी की आवाज ना आए, वरना सजाए मौत सुना दूंगा। मनाहिल का जिस्म कांप रहा था। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार बिजली की तरह कड़क रहा था, अम्मी, भाई, अगर मोहल्ले वालों ने मुझे देखा तो क्या कहेंगे? वो बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। जब पुलिस की गाड़ियां बाहर आईं तो मोहल्ले वाले पहले से ही जमा थे। सबकी आंखों में तजस्सुस और तंज था। औरतें एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रही थी। ये देखो, सब लड़कियां पकड़ी गई हैं। क्या मालूम खराब क्रीमें इस्तेमाल करते हूं। अरे ये तो वही मनाहिल है ना, जिसकी मां इतनी मेहनती है। मर्दों की नजरें और भी खौफनाक थी। हर लफंगा मवाली उनकी गाड़ी को घूर घूर कर देख रहा था। मनाहिल ने तो अपने दुपट्टे से चेहरा छुपा लिया, जिस पर हवलदारनी टोकने लगी, जुर्म करते हुए शर्म नहीं आती? मनाहिल का दिल बैठ गया। उसकी सांसें रुकने लगी। माँ और भाई का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अब मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या बातें करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता आप लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है। ए चुप कर, अभी मेरे हाथ से मुरम्मत हुई तो सब इकरार करेगी। इंस्पेक्टर वजदान ने सबको गाड़ी में बिठा दिया। मनाहिल हथकड़ियों की झंकार सुनते ही कांप गई। उसके लब कांपते हुए बस इतना बोल पाए, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी रोक दी गई। सब लड़कियों को धक्के मारकर सलाखों में बंद किया जा रहा था। हर कोई अपनी फरियाद कहानी सुनाने में मसरूफ था। इसी हुजूम में एक तरफ मनाहिल सहमी हुई बैठी, होंठ कांप रहे थे और वो बार बार सर झुकाकर बोलती, मेरा इन सब में कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो प्लीज, मेरी माँ और मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पुलिस वाली झुंझुलाकर कान में हाथ फेरने लगी, जिसे सुनते सुनते बकवास उसकी कान थक चुके हों। ओ चुप कर जा लड़की, सब यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। मनाहिल रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े उसके पांव पड़ने लगी। मैं सच कह रही हूं, मैं सिर्फ सफाई करती थी, नेल पॉलिश लगाती थी, मुझे ये सब नहीं पता था। वो बिजनेस तो मालकन का था, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं। मैं नहीं जानती कि वो किस काम का धंधा करती थी। वजदान कागजात देखते देखते चौंक कर रुक गया। उसकी समात में बार बार मनाहिल की सहमी हुई आवाज गूंजने लगी। वजदान ने सख्त लहजे में उसे टोका। उसकी निगाहों में ऐसी सख्ती थी कि अभी निगल लेगा। ओहो, काफी हो गया ये रोना धोना। पुलिस वाले की तरफ इशारा करके, ये मोहतरमा बार बार बोल रही हैं, इसे मेरे पास भेजो। पुलिस वाले ने झटके से मनाहिल को खड़ा करते उसके बाजू से खींचकर वजदान के ऑफिस में ले गई। चल इधर आ, साहब ने बुलाया है।
مناہل ہکلاتی ہوئی آواز میں ہمت کرتی ہوئی گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے تو یہاں کام کرتے صرف 1 مہینہ گزرا ہے، مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ وجدان نے اپنی کرسی اس کی طرف گھمائی اور ہاتھ باندھ کر اس کو دیکھا۔ پولیس والی اسے دھکیل کر سیدھا کرنے لگی۔ بس بس، زیادہ ڈرامہ نہ کر، جا سامنے جا کر کھڑی ہو جا۔ مناہل وجدان کے سامنے آ کر سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وجدان نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ مناہل ہچکچاتے ہوئے تھوک نکلنے لگی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مناہل، کتنے دن سے کام کر رہی ہو؟ جی 1 مہینہ۔ وجدان تیز لہجے میں اسے گھور کر دیکھنے لگا کہ کیا وہ اندھی تھی جو وہاں کی سرگرمیاں نہ سمجھ سکی، اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ مناہل رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے سے وجدان کو اور غصہ آیا۔ قسم سے نہیں پتا تھا، میں تو صرف گھر کا بوجھ کم کرنے آئی تھی۔ بھائی کی ٹانگیں مفلوج ہیں اور ماں سارا دن مزدوری کرتی ہے، میں نے سوچا تھا تھوڑا پیسہ کما لوں گی، بس اتنا ہی۔ وجدان کچھ لمحے اسے گھورتا رہا۔ باقی پولیس اہلکار خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ وجدان دھیمے مگر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا تو فوراً مناہل کی نظریں اٹھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب سن کر میں مان جاؤں گا؟ سب یہی کہتے ہیں، کوئی بھی مانتا نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ ہر مجرم اپنی شکل کو اتنا ہی معصوم اور بھولا بھالا بنا کر پیش کرتا ہے۔ مناہل ہچکچاتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ سامنے والا بہت بڑا بے حس ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، پلیز سر، میری بات پر یقین کریں۔ پولیس والی طنزیہ ہنستے ہوئے درمیان میں بولی، سر یہ لڑکی بار بار وہی لٹ لگا رہی ہے، لگتا ہے کوئی ڈرامہ کر رہی ہے۔ مناہل سہم کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اسے ٹوکنے لگی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، میں تو صرف ماں کے لیے، بھائی کے لیے۔ وجدان ایک پل کو خاموش ہو گیا، جیسے سوچ رہا ہو، پھر سخت لہجے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، اسے سب سے الگ کرو، باقی سب کا حساب بعد میں دیکھتے ہیں۔ پولیس والی نے زور سے مناہل کا بازو پکڑا۔ وہ چیختی رہی، کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے واپس گھر جانا ہے، لیکن اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ آجا لڑکی، الگ کھڑی ہو، زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے۔ محلے والی سانس پھولی ہوئی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی، او باجی، باجی دروازہ کھولو، بڑی مصیبت ہو گئی۔ ایسے جیسے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ اس عورت کے بارے میں مشہور تھا، پورے محلے کی خبریں اکٹھی کرنے کا کام اسی کے ذمہ ہے۔ مناہل کی ماں نے برا سا منہ بنایا، کیونکہ معلوم تھا کہ پورے محلے کی چغلیاں کر کے جائے گی۔ دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا کسی کی موت ہو گئی ہے کیا؟ محلے والی نے نفی میں سر ہلایا اور بولنا شروع کیا، پولیس نے چھاپا مارا ہے پارلر پر، سب لڑکیاں پکڑی گئی ہیں، تمہاری مناہل بھی انہی میں ہے۔ مناہل کی ماں سر پکڑ کر روتے ہوئے سینہ پیٹنے لگی، یا اللہ، میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی بچی کو باہر نہیں بھیجوں گی، زمانہ ٹھیک نہیں، دیکھو آج میرا خوف سچ ہو گیا۔ بھائی شرمندہ لہجے میں بولا، امی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں حادثے میں اپنی ٹانگیں نہ گواتا تو مناہل کو کبھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مناہل کی ماں روتے ہوئے تسلی دینے لگی، نہیں بیٹا، تمہارا قصور نہیں، یہ تو قسمت کا کھیل ہے، تمہارے علاج کے لیے ہی وہ تڑپتی رہی، محنت کرتی رہی، اور آج اس کی محنت کو لوگ بدنامی کہہ رہے ہیں۔ بھائی سر جھکا کر کھڑا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیسا مرد ہوں جو اپنے گھر کی عورت کو تحفظ نہیں دے پا رہا۔ مناہل کی ماں کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی، نہیں بیٹا، اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا، میں خود جاؤں گی اور پولیس کو یقین دلاؤں گی کہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، میری بچی صرف گھر کے لیے نکلی تھی۔ محلے والی بات کاٹتے ہوئے فوراً سے بولی، باجی قصور ہو یا نہ ہو، محلے والے تو الزام لگا چکے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سب لڑکیاں غلط کام کرتی تھیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ سب ملوث ہیں۔
मनाहिल की माँ आंसू पोंछते हुए, मोहल्ले वाले क्या कहें मुझे परवाह नहीं, मेरी बेटी नेक और शरीफ है, वो किसी गलत काम में मुलविस नहीं है, बस मुझे पुलिस को ये यकीन दिलाना होगा। भाई कमजोर आवाज में बोला, शायद उसका चलने का ख्वाब ही रह जाएगा। घर पर मजीद मुसीबत नाजिल हो गई थी। उसकी छोटी बहन जेल में डाल दी गई। अम्मी, मैं चाहता हूं आप अकेली ना जाएं, मगर मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, ये वक्त माँ का है, बेटी को माँ ही बचा सकती है, तुम दुआ करो, बाकी अल्लाह मालिक है। वो चादर ओढ़ती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अम्मी, अकेली औरत के लिए बाहर की दुनिया कितनी जालिम है, अल्लाह आपका हाफिज हो। मनाहिल का रोना बंद नहीं हो रहा था। इतने थप्पड़ खा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी जबान यही कहती जा रही थी कि मुझे घर जाना है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वजदान ने उसे एहसान करते कहा, उम्र कितनी है तुम्हारी? सवाल ऐसा था कि मनाहिल के जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। उसकी सांसें रुक गईं और होंठ कपकपाने लगे। 20 साल, वो हकलाई, आंखों से आंसू बह निकले। और जैसे वो उसके करीब बढ़ा, सुबह से मार खा खा रिक्का इतना डर गई थी। प्लीज मुझे मत मारें। अभी उसकी चीख पूरी निकली भी नहीं थी कि अचानक एक सख्त हाथ ने उसका मुंह दबोच लिया। सांस गले में ही अटक गई। चुप, एक लफ्ज भी निकाला तो समझ लेना बुरा हशर करूंगा। वजदान की भारी आवाज कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। मनाहिल का वजूद लरसने लगा। उसने खौफजदा नजरें ऊपर उठाई, मगर वजदान की तेज आंखों में सिर्फ गुस्सा था। शर्म नहीं आती इतनी सी उम्र में ऐसे गंदे काम करते हुए? उन लोगों के साथ मिलकर तुमने क्या समझ रखा है? वो धाड़ा। मनाहिल के घुटने जवाब देने लगे। सुबह से सबको बता बता कर थक गई थी कि उसने कुछ भी नहीं किया, और ये थकन उसके लफ्जों और लहजे से साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत मजबूर थी और अल्लाह ने उसे ऐसे लोगों में भेज दिया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। वजदान ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मनाहिल की चीख निकल गई। झूठ बोल रही हो, सब यही कहते हैं कि हम बेकसूर हैं। तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? मुझे नहीं पता चलता कि कौन सच है और कौन ड्रामा कर रहा है। मनाहिल हिचकिचाते हुए रोते रोते कहने लगी। आंखें सूज चली थीं। कसम से मैं बेकसूर हूं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो सिर्फ पार्लर में सफाई और मेकअप का काम करती थी, मैंने कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। वजदान ने तंजिया हंसी हंसी। बड़ी नेक निकली आप। और बाकी जो वहां से माल मिला वो किसका था? मनाहिल ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ माँ और भाई के लिए रोजी कमाना थी। मेरे भाई की टांगे मफलूज हैं, मेरी माँ दिन रात मजदूरी करती है। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि थोड़ा हाथ बटा दूंगी। वजदान का चेहरा लम्हा भर के लिए सख्ती से डोलने लगा, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। बहुत कहानियां सुन चुका हूं मैं, हर इंसान यही कहानी सुनाता है। तुम लोग सादा चेहरे बनाकर मासूमियत दिखाते हो और अंदर से। वो जुमला अधूरा छोड़कर मजीद सख्ती से मनाहिल को झटका देने लगा। मनाहिल की चीख घुट गई। आंखें बंद करते ही वो नीम बेहोश होने लगी। प्लीज मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया। वजदान ने झुंझुलाकर उसे एक तरफ धकेल दिया। बस, बहुत सुन लिया, तुम्हारे ड्रामे मुझ पर असर नहीं करेंगे। वो एक लम्हे के लिए रुक कर फिर गुस्से से बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? नहीं, तुम सच तब बताओगी। ये कहकर उसने जोर से मनाहिल को कमरे के दरवाजे की तरफ खींचा और अंदर धकेल कर कुफल लगा दिया। यही ठीक है, जब होश आएगा तो हिसाब किताब होगा। बाहर जाते हुए भी उसकी आवाज गूंजी, मैं देखता हूं अब तुम कितनी देर तक अपने झूठ पर कायम रहती हो। कमरे के अंदर मनाहिल नीम बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी रही। उसके होंठ कपकपा रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू थी और दिमाग में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या मैं कभी अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगी या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी?
बूढ़ी माँ वहां पर सफेद चादर ओढ़े हाथ जोड़कर फरियाद कर रही थी। वजदान ने उनकी उम्र और चेहरे पर शराफत को देखते हुए बैठने का इशारा किया, लेकिन वो बस एक ही बात बोले जा रही थी, तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरी बेटी को छोड़ दो। मनाहिल की माँ रोते हुए वजदान के कदमों के पास आकर खड़ी हो गई। वो समझ नहीं सका कि वो किसकी वालदा है। यहाँ पॉलर में आई औरतों में से 4 और लड़कियां भी शामिल थी। उसका कोई कसूर नहीं, वो तो अपने भाई की टांगे लगवाने के लिए छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर रही थी। वजदान ने सर्द लहजे में कहा, कितनी कीमत पर आपको पार्लर वाली ने खरीदा था? ऐसे मजबूर लोग तो उन्हें ही खरीदने आते हैं। मनाहिल की माँ ने फौरन हाथ जोड़ लिए। नहीं, ऐसी बात मत कहो साहब, मैं अपने माजूर बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी बेटी को हमने पैसों की खातिर वहां काम के लिए नहीं रखा। उनकी आंखों में साफ सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वजदान ने फिर भी उनसे पूछना चाहा। वजदान ने घूर कर पूछा, तो फिर तुम्हें मालूम नहीं था कि वहां क्या होता है? माँ हिचकियां लेकर बोली, खुदा की कसम हमें तो पता ही नहीं था कि वो जगह ऐसी है, वरना मैं अपनी बेटी को वहां जाने देती। वजदान ने कुर्सी से टेक लगाकर माँ का सरापा देखा, फिर धीरे से कहा, बड़ी आसानी से कसम खा लेती हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बेटी किस जाल में फंस चुकी है? माँ ने अपने आंसू पहुंचे और भराई हुई आवाज में कहा, साहब आप भी बहन बेटी वाले होंगे, चाहो तो मेरे घर जाकर मेरे बेटे के बारे में देख लो, आपको मेरी सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। वजदान ने लम्हे भर के लिए नजरें झुका ली, फिर संजीदा लहजे में कहा, सोच रहा हूं अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो? मां ने एकदम कपकपाते लहजे में कहा, अगर मेरी बात झूठ हो तो मेरा हिसाब भी बाकी सबके साथ करना, मगर मेरी बच्ची पर रहम करो। मनाहिल की मां रोती हुई थाने से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मनाहिल को होश आया। उसने चारों तरफ देखा, वो अब भी कोठरी के अंदर थी। एक रात गुजरने को थी, मगर वो अब तक कैद थी। यही 4 दीवारी उसका मुकद्दर बन चुकी थी। बाकी औरतें दूसरे जेल खाने में कैद थीं, लेकिन इसके रोने धोने की वजह से इसे अलग रखा गया था। हवलदारनी ने उसे धीमे से कहा, अगर तुम सच्ची हुई तो यहाँ का इंस्पेक्टर बहुत ईमानदार है, तुम्हें जरा सी गर्म हवा नहीं लगने देगा, लेकिन अगर तुम्हारा ये ड्रामा हुआ तो अपनी खैर मनाना। इसके लब कपकपा गए। या अल्लाह, ये कैसा इम्तहान है। उसने आंखों से आंसू साफ किए और जयनुमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। दिल से दुआ निकल रही थी, अल्लाह सिर्फ तू ही मेरा सहारा है, माँ और भाई को सब्र दे, उन पर रहम कर। उसे ख्याल आया किसी ने कैमरे की आंख से ये मंजर बड़े गौर से देखा था और तभी एक हुक्म जारी किया। माँ कितनी परेशान होगी, भाई का क्या हाल होगा, लोग न जाने क्या कुछ कह रहे होंगे। नमाज खत्म करके वो फिर सिसकियों में डूब गई। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, ये दुनिया मेरी कमाई के लिए नहीं है। उसी लम्हे कोठरी का दरवाजा चुरचुरा कर खुला और हवलदारनी अंदर आई। होश में आ गई? मनाहिल ने सर झुका लिया। हवलदारनी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे होश में आने का ही इंतजार था, वजदान सर ने तुम्हें बुलाया है। लगता है उन्हें तुम पर रहम आ गया है, तभी तो बुलाने का कहा है। मनाहिल की टांगे कांप गई। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अब क्या होने वाला है। मनाहिल को जब हवलदारनी वजदान के कमरे में लेकर गई तो वो सहमी हुई खामोशी से खड़ी हो गई। वजदान ने कुर्सी पर बैठे बैठे उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में खौफ की नमी थी और चेहरे पर मासूमियत बिल्कुल साफ झलक रही थी। वजदान ने गहरी नजर डाली और दबी आवाज में कहा, खबरगिरी करने वाले ने भी यही बताया है कि तुम अभी तक उस धंधे में शामिल नहीं की गई। वो लम्हा भर को रुका, फिर सर्द लहजे में बोला, इसी वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन मनाहिल ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों में फौरन से चमक उभरी थी। लेकिन याद रखो, वजदान की आवाज सख्त हुई, तुम पर नजर रखना जरूरी है।
اس نے فائل بند کرتے ہوئے حکم دیا، تم گھر جا سکتی ہو، لیکن تمہیں ہماری گاڑی خود چھوڑنے جائے گی، اور تب تک گھر سے باہر مت نکلنا جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا۔ تمہارے اوپر ہماری پوری نظر ہوگی۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے آہستگی سے کہا، جی۔ ادھر دوسری طرف پارلر کی باجی کو یقین تھا کہ بڑے لوگ ان کی ضمانت کے لیے ہاتھ پاؤں چلائیں گے۔ جن لوگوں نے انہیں مال ڈیلیور کیا تھا وہی اپنے مال کی پرواہ کریں گے، تبھی وہ بے پرواہ سی بیٹھی تھی۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا اتنے سے مال کے لیے وہ اپنی زندگی اور جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، نہ ہی اپنا نام سامنے لا سکتے ہیں۔ یہ کیس اب اتنا بگڑ چکا تھا کہ ہر طرف چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ وجدان کا ارادہ تھا کہ وہ ہر ایک کو باری باری پکڑے گا، وہ لوگ جو نسلیں تباہ کر رہے تھے۔ میڈیا بھی بیچ میں آ چکا تھا، کوئی ہاتھ ڈالنے پر تیار نہیں تھا۔ مالکان نے تو صاف پیچھے ہٹ ڈال لیا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا تھا پکڑے جانے سے بہتر ہے ان سے ہی ہاتھ دھو لیے جائیں۔ ابھی ابتدا تو چھوٹے مرحلوں سے لی گئی تھی، اگر چھوٹی مچھلیوں کو پکڑا جائے تو خود بخود بڑے مچھیروں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ وجدان جب کیس نپٹا کر گھر آیا تو اس کے دادا حضور اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ آج سارا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ 2 جگہ ریڈ مارنے کے بعد کئی لوگ اس کے مخالف ہو چکے تھے۔ میڈیا کا دباؤ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ کچھ میڈیا والوں نے خبریں لیک بھی کر دیں۔ انہوں نے جیسے ہی وجدان کو دیکھا تو گہری سانس لیتے ہوئے بولے، آج کل تم خود کو زیادہ ہی خطرے میں ڈال رہے ہو۔ کبھی شادی کرنے کا بھی ارادہ ہے یا نہیں؟ یا وہیں پر ایک دن شادی کر کے ہیڈ لائن چلا دینا؟ بوڑھا انسان وہ بھی دیکھ لے گا۔ ہر روز خطرے سے کھیلتے ہو، میرا احساس ہے یا نہیں؟ وجدان مسکرا کر قریب آیا، ان کے پاس بیٹھا اور بہت پیار سے کہا، دادا حضور، یہ میری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ بھی تو ہمیشہ اتنے ہی ایماندار تھے، لیکن ہاں، اولاد کے معاملے میں آ کر انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ دادا نے اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ بیٹا دیکھنا، ملک کو انصاف دلاتے دلاتے کسی بے قصور کے ساتھ زیادتی مت کر دینا۔ ہر نظر آنے والا چہرہ قصوروار نہیں ہوتا۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے معصوم مناہل کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کے بارے میں وہ مکمل تفصیلات اکٹھی کر چکا تھا۔ اس کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ اسے اس کام میں شامل کرنے میں ابھی وقت باقی تھا۔ وہ تو یہاں صرف اپنے بھائی کے علاج کے لیے آئی تھی، اور ایسے لوگوں کو دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کی مجبوری کے لیے اسے بھی سبز باغ دکھائے جا رہے تھے۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھاتے رہے۔ اگلی صبح ہر نیوز چینل پر یہی خبریں چل رہی تھیں۔ گلی محلے تک شور مچ گیا تھا۔ جب سے مناہل گھر آئی تھی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ محلے والوں کو جواب دے دے کر اس کی ماں تھک چکی تھی۔ ہر کوئی گھر آ کر پوچھ رہا تھا کہ آخر اندر کا معاملہ کیا ہے، جبکہ مناہل کی ماں سب کو بھگا رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بے بسی سے بولی، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ ہماری زندگی میں سکون لکھا ہی نہیں ہے، ہمیشہ دشواری ہی دشواری ہے۔ مناہل تو کل سے کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی، اور یہ خبر تو قیامت بن کر گزری تھی۔ مہینہ گزرنے کو تھا مگر اس کیس میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ پیشی پر پیشی چل رہی تھی۔ یہ بھی وجدان کا ہی کرم تھا کہ اس نے ابھی تک کسی پیشی پر مناہل کو نہیں بلایا تھا۔ ہاں، درمیان میں ایک مرتبہ وہ خود آ کر مناہل کی ماں کو تسلی دے کر گیا تھا۔ اس نے دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا، اگر آپ کی بیٹی بے گناہ ہوئی تو اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ یہ سن کر مناہل کی ماں روتے ہوئے بولی، ہمارے لیے تو یہ بھی بہت بڑی قیامت ہے۔ لوگ ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ چکے ہیں، کہنے لگے ہیں تمہاری بیٹی نے بھی ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ مناہل کا چہرہ دن بدن بجھتا جا رہا تھا۔ اس نے وجدان کے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھا اور پھر اندر چلی گئی۔
لوگوں کے ڈر سے اپنی زندگی ختم نہیں کی جاتی، وہ قصوروار لوگ پکڑے ہی جانے تھے۔ تمہیں زندگی جینی چاہیے۔ میرے پاس جینے کے لیے کچھ بھی امید باقی نہیں رہی۔ آپ مہربانی فرما کر بس اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیں۔ مناہل کی ماں نے اسے ٹوکنا چاہا، لیکن وجدان نے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ وجدان کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، مناہل کو دیکھتا رہا، پھر آخر میں خاموشی سے معذرت کر کے وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ وجدان کے کانوں میں اس کا لہجہ گونجتا رہا تھا۔ اس کی روٹھی ہوئی آنکھیں اور اداس زندگی نے اس کے دل میں ہلچل مچا چکی تھی۔ وہ اس لڑکی کو ٹوٹتا ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا۔ آخرکار 6 مہینے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ لوگ چاہے جتنے مرضی بڑے پہنچ والے ہوں، وجدان نے ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیا تھا۔ اسی ضد اور محنت کے نتیجے میں عدالت نے انہیں بھاری جرمانہ اور 20 سال عمر قید کی سزا سنائی۔ ساتھ ہی وہ پارلر بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور اس جگہ کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ امید تھی کہ بہت جلد سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ مناہل کی زندگی کے سوالات بھی لوگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ وجدان کو جیسے ہی یہ فیصلہ ملا، اس نے سب سے پہلے مناہل کے گھر جانے کا سوچا۔ مناہل کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ فیصلہ سنانا چاہتا تھا۔ وہ چمک جو پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، وہ بتی پھر سے جل اٹھے، کیونکہ ان سب میں سب سے زیادہ وہی تو تھی، وہی پیسی تھی جو قصوروار نہیں تھی۔ مناہل گمسم آنکھوں کے ساتھ ٹی وی لگا کر بیٹھی تھی۔ مناہل کا بھائی وقتاً فوقتاً اسے کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان ٹی وی پر چلتے اس نیوز کی طرف تھا۔ ماں نے کئی مرتبہ دن میں اس پارلر والی کو گالیاں دی تھی۔ اللہ کرے ان کی قبر میں کیڑے پڑے، کیسے میری خوبصورت اور بھولی بھالی بیٹی کو یہ بے وقوف بناتی چلی گئی۔ شکر ہے کہ وجدان جیسا ایماندار افسر بھی آج کل کے زمانے میں موجود ہے، ورنہ میں تو ساری عمر جیل میں ایڑیاں گھستی رہتی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مناہل کی ماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے وجدان تھا۔ خوشی سے انہیں سلام کرنے لگی، جس کا وجدان نے بڑی عاجزی سے جواب دیا۔ ماں کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وجدان بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ تم نہ ہوتے تو شاید میری بچی ہمیشہ اس داغ کے ساتھ جیتی، اور دیکھو محلے والے تو اب بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ وجدان نے نرمی سے جواب دیا، خالہ جی میں نے تو بس اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل میں تو انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ مناہل کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی خاموش سب سن رہی تھی۔ چہرہ بجھا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ معصومیت اب بھی تھی، لیکن وہ وقت کی دھول ہو چکی تھی۔ ماں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، دیکھو مناہل، خوش ہو جاؤ بیٹی، عدالت نے ان ظالموں کو سزا دے دی ہے، اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے۔ یہ سب وجدان سر کی ایمانداری اور ہمت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مناہل نے ہلکی سی لرزتی آواز میں کہا، لیکن اماں میری عزت تو خراب ہو گئی۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اب کون شادی کرے گا مجھ سے؟ کون میری بات پر یقین کرے گا؟ کیا یہ لوگ آپ کو کردار کا کریکٹر دیں گے؟ آپ اپنے لیے جئیں۔ وجدان نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر حوصلہ بڑھایا۔ مناہل کے بھائی نے بھی بات بڑھاتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، باجی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بے قصور ہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن سچ کبھی چھپ نہیں سکتا، اور ایک دن ضرور آئے گا جب سب کو آپ کی معصومیت پر بھی یقین آ جائے گا۔ مناہل نے آہ بھری اور آہستہ آواز میں کہا، کل تک جیسے آپ کو میری باتوں پر بھروسہ نہیں تھا، ویسے ہی یہ لوگ بھی کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، اور یہ بات غلط ہے کہ مجھے ان لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے
और इसी मुआशरे में आगे रिश्ता जुड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन शायद आपको ना पड़ता हो। वजदान ये सब सुनकर खामोश खड़ा रहा, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा इस्तराब था। बच्ची फिलहाल तंगी में है, लोगों ने इतनी बातें की हैं कि परेशानी में आपको बातें सुना गई। आप इसकी बात का बुरा मत मनाएं। वो अल्फाज तो अदा कर गई, मगर दिल का बोझ अब भी बरकरार था। उसकी बात पर वो खामोशी से सर हिलाकर कहने लगा, आप कल तैयार रहिएगा। मैं अपने दादा के साथ किसी खास काम के लिए आपके घर आऊँगा। तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं, बस कुछ खास काम है। वजदान के दादा हुजूर अपने ख़ास अंदाज में सूट पहने, असा थामे जब मनाहिल के घर दाखिल हुए तो घर का माहौल अचानक संजीदा हुआ और बाबरकत सा लगने लगा। वजदान उनके पीछे खामोश मगर पुरवकार कदमों से आया। मनाहिल की माँ फर्श से ही घबराहट में बोल उठी, वजदान की बहुत अच्छी तरबियत की है आपने, और इल्म हुआ है आप किसी खास काम के लिए आए हैं। दादा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बिल्कुल खास काम के लिए आए हैं बीबी, हम रिश्ता लेकर आए हैं। वजदान ने अपनी जिंदगी के लिए आपकी बेटी को पसंद किया है। ये जुमला सुनते ही मनाहिल के हाथ काम गए, निगाहें उनकी माँ की तरफ उठी। आंखों में हैरत, उलझन और खौफ की लकीरें थीं। अम्मा ने इशारे से पानी का ग्लास रखने का कहा, क्योंकि शरीफ घरों में लड़कियां मुंह उठाकर सारी बात नहीं सुन लेती। माँ ने मगर बड़ी नरमी और एतमाद के साथ उसे देखा और होंठों से कुछ न कहा, मगर आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। बुजुर्गों, अगर आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। माँ ने हामी भरी। वजदान ने एक नज़र उस शख्स पर डाली। ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से आया है, अपनी जगह संभालो। मनाहिल दिल पर हाथ रखकर आहिस्ता से दादा के करीब बैठ गई। वजदान उसके सामने बैठा और पहली ही नज़र में उसकी सादगी, घबराहट और मासूमियत ने इसके दिल को और मजबूती से जकड़ लिया। वजदान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में बोला, मोहतरमा, एक बार मेरे पास आ जाओ, सारी उदासी निकाल दूंगा। नजर हटाकर मनाहिल के भाई से बात करने लगा, जो उन्हें मुबारकबाद दे रहा था। आज वो दोनों एक पुरतकल्लुफ डिनर के लिए आए थे। मनाहिल की माँ ने तो सबसे अच्छा जोड़ा निकाल कर उसे दिया। मनाहिल खुद भी पहले से कम दुखी थी। अल्लाह ने उसके लिए कितनी शान वाला शहजादा भेजा था, और वो ख्वामखा लोगों की बातों में आकर परेशान हो रही थी। लेकिन आज परेशानी सिर्फ इस बात की थी कि वो उस शहजादे से बात कैसे करेगी। पहली मर्तबा जेल में जो टाकरा हुआ, आज से पहले मुझे सफ़र और लॉन्ग ड्राइव के असल मज़े का पता ही नहीं था। आज से पहले आपके पास मंगेतर भी तो नहीं थी। मनाहिल की आवाज़ पर वो गहरा मुस्कुराया। आपका इरादा तो लगता है पूरा है कि आज ही बारात ले आओ। मुझ गरीब पर थोड़ा तो रहम खाती। वो पोर पोर उसके लिए सजी थी। उसकी पसंद का रंग पहना था। वो मुकम्मल उसी की लग रही थी। जी? सफ़र की खामोशी में वो बेचारी मज़ीद कंफ्यूज हो गई। इतना खूबसूरत लगने पर जुर्माना भी हो सकता है। मनाहिल के गाल सुर्ख होने लगे। उसने सर झुकाकर अपनी शर्माहट को रोकने की कोशिश की। अब तो मायूस नहीं रहती ना आप? अब मायूसी करूंगी तो लगेगा नाशुक्री कर रही हूं। अल्लाह ने मुझे बेहतर से बेहतरीन अता किया है। अब तो शुक्राने के नफल पढ़ती हूं। आज तो तुम्हारी बातें मेरी जान ले रही हैं। मैं आपकी जान नहीं लेना चाहती, हाँ, लेकिन इस जाने जहान के साथ मैं अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन फिर भी वजदान के कानों में गूंजी। लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप में मुझे अपनाने का हौसला कैसे आ गया? वो यकदम से बोली। आपको तकलीफ में सोच कर ही मुझे तकलीफ हो रही थी। शायद
यही मोहब्बत है? वो धीमे से मुस्कुरा दी। वहाँ माहौल बहुत अच्छा था। वजदान उसे अपने बचपन के किस्से सुनाता रहा। कभी उसके किस्सों में अपने बाप का जिक्र होता तो कभी माँ का, लेकिन वो दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थे। वो रिश्तों को संभाल कर चलने वाला एक खूबसूरत शख्स था। मनाहिल ने गौर से देखा तो उससे तो किसी को भी मोहब्बत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इस नायाब शख्स के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी। अल्लाह उस पर कितना मेहरबान था। खाना खाने के बाद वो उसे वापस छोड़कर घर चला गया। 1 साल बाद मोहल्ले के लोग हैरान थे कि जिस घर पर कभी तूफान आया था, आज वहां रौनकें लौट कर आई हैं। मनाहिल की माँ सबके घर जा जाकर खुद शादी का कार्ड देकर आई थी और कहने लगी, उनकी बेटी की खुशियों में अगर दुआएं दे सकते हैं तभी शामिल होइएगा। वक्त की चाल ने इतना समझा दिया था कि लोग चाहें जो भी कहें, अल्लाह की रजा के आगे सब माया है। मनाहिल का भाई मजदूरी भी कर रहा था और एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी। वो सारा दिन मेहनत करके शाम को घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाता। वजदान ने सरकारी तौर पर उसकी मसनूई टांग लगवाने में बहुत मदद की थी, बल्कि बाकी का खर्चा उसने अपने कांधों पर उठा लिया था। शादी की तैयारियां उरूज पर थी। बहुत सा इंतजाम वजदान ने खुद करवाया था ताकि मनाहिल के घर वालों पर कोई बोझ ना बने। दादा तो अपने पोते की नजर उतारने में मसरूफ थे। बारात में भी ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। बारात के दिन वजदान भरपूर वजाहत में सजी हुई कार से उतरा। काले शलवार कमीज पर सुर्ख कढ़ाईदार वास्कट, आंखों में मोहब्बत थी। हॉल में दाखिल हुआ तो मनाहिल शर्म से घूंघट में छुपी हुई बैठी थी। निकाह के बाद पहली मर्तबा जब दोनों की नजरें टकराईं तो जैसे वक्त थम सा गया। मनाहिल ने झिझकते हुए सर उठाया तो वजदान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब भी नजरें झुकाएंगी या मेरा दिल बहलाने के लिए कुछ बातें भी करेंगी? दिल को करार नहीं आ रहा। दिल करता है अभी यहां से उठा कर ले जाऊं। इतना खूबसूरत हादसा मेरी जिंदगी में जो हुआ है, कभी सोचा नहीं था कि मोहब्बत में मैं इस कदर पागल भी हो जाऊंगा। मनाहिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। आपको तो बस तंग करने का बहाना चाहिए। आपका रोमांटिक मूड कभी भी ऑन हो जाता है। वजदान ने धीरे से उसके कान के करीब झुककर कहा, नहीं, मुझे बस ये यकीन चाहिए कि ये लम्हा हमेशा के लिए है और तुम हमेशा मेरी रहोगी। मनाहिल के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल में शुक्र का चिराग जल उठा। आप दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के कानों में बाद में बातें कर लीजिएगा। यहाँ सारे लोग यही कहेंगे कि अभी से लड़का लड़की के कदमों में बिछा हुआ है। मनाहिल का भाई शरारत से कहने लगा, हमें तो इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आती। हम तो कदमों में बिछने को तैयार हैं। वो मोहब्बत से मनाहिल की जानिब देखने लगा। मेरी बहन बहुत अच्छे से आप पर जादू कर रही हैं। मनाहिल ने घूर कर देखा, जो भाई होकर दुश्मनी निभा रहा था। बारात के शोर, ढोल की थाप और दुआओं के बीच वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वजदान की आंखों में यकीन और मोहब्बत की गहराई थी और मनाहिल के दिल में सुकून कि वाकई अल्लाह ने उसकी जिंदगी में फरिश्ता भेज दिया है। और वो जितनी अपनी जिंदगी से नाउम्मीद थी, जिंदगी उतनी ही खुशियां उसे लौटाने वाली थी। उसे एक बेहतरीन जीवन साथी मिला था और एक खुशियों भरी जिंदगी अब उसकी मुंतजिर थी और उसे यकीन था कि अब कोई भी गम उसके करीब नहीं आएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें
اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔